जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम अपना एक प्रैक्टिस सेट कर चुके थे और ये आज हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। अपने हिंदी का हमारा ये प्रैक्टिस सेट है और जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती निकली है, और हमने दो एक और भर्ती को टारगेट किया है, वो है हमारी रेडियो ऑपरेटर की भर्ती। तो दोनों की तैयारी हम अपने बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं और आज का हम दूसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे। उम्मीद है जो हमारा हमने अपना पहला प्रैक्टिस सेट सोल्व किया था उससे आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा, उसे सोल्व किया होगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर किया होगा। देखिए, हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आपको हर एक सेट को सोल्व करना होगा। मान लीजिए जिसने पहला सेट सोल्व कर लिया है, प्रैक्टिस सेट, उसने अगर पहला सेट सोल्व किया है तभी वो दूसरे को समझ पाएगा, यानी कि वहां पे आपकी नींव तैयार हुई है। उसी के साथ हम दूसरे में जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसमें हम रिवीजन भी करेंगे। कुछ क्वेश्चन पुराने का हम रिवीजन भी करते रहेंगे ताकि हम पुराना भूलने नहीं और नया सीखते रहें। तो आपके हर प्रैक्टिस सेट को ऐसे ही डिजाइन किया गया है, क्वेश्चन को ऐसे ही तैयार किया गया है। तो आपको कंटिन्यू क्लास देखनी है, हर एक प्रैक्टिस सेट को सोल्व करना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी पूछे गए हैं और उनसे क्वेश्चन के द्वारा मैं आपको नया कुछ अपडेटेड बनाने का प्रयास करती हूँ। उम्मीद है आपको वो प्रयास मेरा समझ में आता होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी अ, हिंदी को लेकर प्रॉब्लम होते है तो मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आप अपना कमेंट बॉक्स में उत्तर छोड़ सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और ये है आज का हमारा पहला प्रश्न। देखिए, एंदुई हिंदुस्तान की रचना बतानी है आपको कि किसने की है। एंदुई हिंदुस्तान, कीथ क्रियदर्शन या फिर गिरिसा ताशी या फिर गिल क्राइस्ट। देखिए, गिरिसा ताशी जो थे, एक मिनट, वो सी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, ये सिर्फ इसकी बुक का आधा नाम है। इस बुक का जो पूरा नाम था वो था आपका दिल्ले लेत्शु, दिले लेत्शु। और उसके बाद यही लिखा गया था, यही रिपीटेड हुआ था। और इसे ना, ये जो कवि थे ये फ्रेंच कवि थे, फ्रेंच ये कवि थे और ये बुक जो लिखी गई थी वो इन्होंने अपनी फ्रेंच लैंग्वेज में ही लिखी गई थी। अब इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए, इसका मीनिंग था हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ साहित्य। साहित्य की जो हिस्ट्री थी, प्राचीन समय में क्या हुआ उसके बारे में इस बुक में आपका बताया गया है कि जो साहित्य था प्राचीन पहले समय में वो कैसा था। तो वो इस बुक के बारे में इस बुक में इन्होंने बताया है। ठीक है, उसके बाद इसमें कवियों की संख्या पूछी जाती है। आपके यूपीएसआई में पूछा गया था कि इसमें कवियों की संख्या कितनी थी। तो जो कवि थे वो 738 कवि थे, जिसमें कि 72 जो कवि थे वो आपके हिंदी साहित्य से थे, हिंदी साहित्य से थे। तो बाकी जो बचे थे वो किससे थे? वो आपके उर्दू साहित्य से थे। जो बाकी सभी बचे थे वो आपके सभी उर्दू साहित्य से थे। ठीक है, तो ये पूछा जाने वाला प्रश्न है कि यूपीएसआई में पूछा गया है कि इस बुक में जो कवियों की संख्या थी वो कितनी थी। टोटल 738 थी, में से 72 जो थे वो हिंदी साहित्य से थे, बाकी सभी जो थे वो उर्दू से रिलेटेड थे। ठीक है, एक बुक इनकी भी बहुत फेमस रही है, उस बुक का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो उनकी भी आप ये जरूर नोट कर लीजिएगा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो ये भी बहुत प्रसिद्ध बुक रही है। और अगर फ्रेंच लैंग्वेज में आपसे कोई बुक पूछता ना तो ये दो ही बुक रही हैं जो पूछी जाती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और यह है आपका दूसरा प्रश्न। भरपेट में समास बताना है आपको कि भरपेट में कौन सा समास है। अत्ययु भाव है, तत्पुरुष है, कर्मधारय या फिर द्वंद्व है। तो देखिए, सबसे पहले हम द्वंद्व की बात करते हैं कि ये क्या है। जब आपके दोनों पद समान हो, क्या हो? दोनों जो पद हैं वो दोनों पद आपके समान हो तो वो हमारा द्वंद्व समास कहलाता है। दोनों पद आपके समान हो। कैसे? जैसे माता और पिता, माता और पिता,
दोनों ही समान है, दोनों जो पद हैं वो समान रखे गए हैं। आपके जितने भी सभी जो विलोम शब्द होते हैं वो भी आपके द्वंद्व में आते हैं। जैसे ऊंचा और नीचा, ऊंचा है तो क्या होगा, गरीब है तो धनवान होगा, लाभ है तो हानि होगा। तो ये सभी आपके द्वंद्व में आते हैं। कर्मधारय की बात करें तो कर्मधारय के जिसमें कर्म की प्रधानता की गई हो, ठीक है। कर्मधारय का बहुत ही फेमस उदाहरण है क्या, नीलकमल। नीलकमल इसका बहुत ही परिचित उदाहरण है, आप हमेशा याद रखिएगा। देखिए नील, नीला है जो कमल, क्या है, नीला है जो कमल, यानी कि कमल की विशेषता बताई जा रही है कि वह कैसा है, नीला है। तो कमल तो हुआ हमारा विशेषस्य, कमल क्या है, हमारा विशेषस्य है, लेकिन नील जो है वो विशेषण है। नील क्या है, विशेषण होगा, ठीक है। और विशेषस्य क्या होते हैं, जो किसी कार्य, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो हमारे विशेषस्य होते हैं। लेकिन जो विशेषस्य की विशेषण जो होता है उसकी वो बताता है, तो वो हमारा विशेषण होता है, ठीक है। और उसके बाद तत्पुरुष आप सभी जानते हैं, इसमें कर्म की प्रधानता होती है। और अत्यविभाव में आपके उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं। क्या प्रयुक्त होंगे, उपसर्ग प्रयोग होंगे। जैसे भरपेट था और भरपूर हो गया, भरपूर हो गया, रातों रात। ये सभी आपके किसके उदाहरण हैं, आपके अत्यविभाव के उदाहरण है। तो हमारा ए जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। भरपेट में जो भरपेट में जो समास है वो अत्यविभाव का समास है। क्लियर है, आई होप आपने बाकी 3 जो समास है उनको भी अच्छे से जानना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। तो अनायास का विलोम शब्द आपको बताना है कि अनायास का विलोम शब्द क्या होता है। प्रयास, सायास, विपर्यास या फिर आभास। देखिए सबसे पहले इस अनायास शब्द की बात अगर हम करें तो इसका मीनिंग क्या होता है। अनायास शब्द का मीनिंग क्या होता है, जो आपको बिना प्रयत्न के ही मिल जाए, आपको बिना प्रयत्न के ही मिल जाए, वो हमारा अनायास होता है। और जो आपको मतलब कठिनाई से मिले या कुछ काम करके मिले, वो सायास होता है। यानी कि इसका विलोम क्या होगा, सायास। अनायास का जो विलोम होगा वो सायास होगा। और इस से में जो हिंदी का मीनिंग होता है ना, इस तरह का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो ये होता है कि साथ, अर्थात साथ। तो अनायास का जो विलोम होगा वो सायास होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, खग जाने खग की ही भाषा। लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना है कि खग जाने खग की ही भाषा में लोकोक्ति कौन का अर्थ क्या होगा, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है कि देखिए खग जाने खग की ही भाषा, अर्थात चालाक ही चालाक व्यक्ति होता है वो ही चालाकता काम कर सकता है। यानी कि चालाक की भाषा समझता है, ठीक है। समझदार व्यक्ति समझदारी ही की भाषा समझते वो चालाक व्यक्ति को कभी नहीं समझ पाएगा, ठीक है। यानी कि चालाक की चालाकता की भाषा को समझता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अमानवीय में उपसर्ग बताना है आपको कौन सा है। अमानवीय में उपसर्ग है ए, अमा, एमान या फिर अम। बताएंगे सभी की अमानवीय में कौन सा उपसर्ग है। देखिए मान लीजिए आपको कभी भी कोई शब्द दिया हुआ है तो उसके जो स्टार्टिंग में जुड़ेगा वो हमारा उपसर्ग कहलाता है। पहले भी बता चुकी हूँ सेट में कि जो हमारे स्टार्टिंग में जुड़ते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। और इन्हें हम शब्दांश भी बोलते हैं। आपके पेपर में पूछा गया था कि जो उपसर्ग है वो शब्द क्या क्या है, शब्द है, वाक्य है, या मतलब क्या है। तो आपको याद रखना है कि जो हमारा उपसर्ग है वो हमारा शब्दांश है, और जो अंतिम में जुड़ते हैं वो प्रत्यय होते हैं, ठीक है? जो अंतिम में जुड़े वो प्रत्यय, जो शुरुआत में जुड़े वो उपसर्ग होते हैं, ठीक है। तो इसमें अमानवीय आप बहुत जल्दी टिक करेंगे बी, जो कि गलत है। एमान भी गलत है, अम भी गलत है। ऑप्शन ए अर्थात ए बिल्कुल सही है, क्योंकि जो इसमें उपसर्ग जुड़ा है वो केवल ए जुड़ा है, ठीक है। क्लियर है, आगे चलते हैं।
अनाड़ी का तत्सम रूप होगा, आपको अनाड़ी का तत्सम रूप बताना है कि अनाड़ी का तत्सम रूप इनमें से कौन सा है। ठीक है, पहले बात करें कि ये तत्सम क्या होता है। तो तत्सम संस्कृत के जो शब्द होते हैं, संस्कृत के जो शब्द हैं तत्सम बोलते हैं, और जो तद्भव है आज जिस जनरेशन में हम जो वर्ड यूज करते हैं वो हमारे तद्भव होते हैं, यानी कि वर्तमान समय में जो हम यूज करते हैं वो हमारे तद्भव शब्द होते हैं। आपको अनाड़ी का बताना है, अनाड़ी का अनार्य होता है, और अट्टालिका, अट्टालिका, अट्टारी, अटारी इसका तद्भव शब्द है। ठीक है, इसका आपको याद रखना है। अगर तत्सम और तद्भव की बात हो रही है तो एक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, ये हमारा क्षेत्रीय वाला छ है। जब भी आप, ये हमारा एक तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है ये हमारा, और जब आप इसका तद्भव बनाएंगे, हमारा बहुत सारे वर्ड बनते हैं, तो ये हमेशा ख में परिवर्तित हो जाता है। जो हमारा क्षत्रिय है वो हमेशा ख में परिवर्तित हो जाता है। बताएंगे कैसे। मान लीजिए हमने लिखा अक्षी, छोट है, छोट, अक्षी का बनेगा हमारा आख, अक्षी अर्थात आख, और छोट का अखाड़ा। आपको याद रखना कुछ। अब ऐसे ही एक एला होता है, एला का, एला तत्सम शब्द है, उसका जो हम तद्भव बनाएंगे वो इलायची बनता है। कदली, केला, कदली तत्सम शब्द है और केला हमारा तद्भव शब्द है। ऐसे बहुत से शब्द है और ये पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, मक्षिका है, मक्षिका अर्थात मक्खी, है ना। अच्छा और अच्छा दोनों में डिफरेंस आ गया, तत्सम तद्भव की कहानी है वो भी। तो आपको याद रखना है तत्सम तद्भव होते क्या है। ठीक है, हिंदी का हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है। बंग, दर्शन समाचार, सुधा वर्षन, या फिर उदंत मार्तंड और भारत मित्र। बताएंगे सभी दोस्त कौन सा शब्द जो हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र रहा है। देखिए, उदंत मार्तंड की बात करें तो ये साप्ताहिक है, साप्ताहिक न्यूज़पेपर है। तब समाचार पत्र ये भी है, लेकिन हमसे पूछा तो दैनिक गया है। और ये उदंत मार्तंड जो है वो साप्ताहिक है, यानी कि वीकली जो न्यूज़पेपर आते थे ये वो है। और इसके जो संस्थापक थे वो जुगल किशोर थे, संस्थापक जुगल किशोर थे जी, जुगल किशोर इसके संस्थापक हो गए। किस ईस्वी में इन्होंने इसे प्रकाशित किया था, तो वो 1826 ईस्वी थी जिस ईस्वी में इन्होंने इसे प्रकाशित किया था। और स्थान क्या था, तो कलकत्ता, कलकत्ता वो स्थान था जहाँ पे ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और इसका हिंदी का पहला जो दैनिक समाचार पत्र था वो था हमारा समाचार सुधा वर्षन, जो था वो हमारा हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इसे किसी ने प्रसारित किया था, तो वो थे श्याम नारायण सेन, श्याम नारायण सेन द्वारा ये प्रकाशित हुआ था। कौन सी ईस्वी में हुआ था, तो ये 1854 ईस्वी में हुआ था। 1854 ईस्वी में। स्थान आपका कोलकाता। ये दोनों ही जो पब्लिकेशन पब्लिश हुए थे वो एक ही स्थान पे हुए थे, कलकत्ता में हुए थे। ठीक है, साप्ताहिक आपसे पूछता है तो उदंत मार्तंड है। क्लियर है, आगे चलते। नल बूंद बूंद टपक रहा है वाक्य में रेखांकित है। नल बूंद बूंद टपक रहा है वाक्य में रेखांकित बताना है। और ये शब्द बूंद बूंद जो है ये आपका रेखांकित है। बूंद बूंद आपका रेखांकित शब्द बताना है आपको। देखिए, बूंद बूंद यानी कि क्रिया हो रही है, लेकिन कौन सी हो रही है, क्रिया विशेषण हो रहा है, क्रिया विशेषण वाली क्रिया हो रही है। ठीक है, और टपकना, टपकना क्या है, टपकना एक क्रिया है, टपकना क्या है, एक क्रिया। ऐसे ही समझिए, रोहन, रोहन जो है वो धीरे धीरे, रोहन धीरे धीरे, रोहन जो है वो धीरे धीरे चल रहा है, रोहन धीरे धीरे चल रहा है। रोहन धीरे धीरे चल रहा है। तो देखिए, धीरे धीरे चलना क्रिया विशेषण होगा, लेकिन चलना, सॉरी चलना है, रोहन धीरे धीरे चल रहा है।
रोहन धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। तो चलना एक क्रिया हुई, चलना एक क्रिया है, लेकिन जो धीरे धीरे है वो क्रिया विशेषण है। क्लियर है? बढ़ते हैं। ये आपका अगला प्रश्न, मैं जल्दी जाऊंगा ताकि आराम कर सकूं, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो रेखांकित शब्द की बात हो रही है, तो ताकि जो है वो आपका रेखांक, और आपको बताना है कि इसमें कौन सा बोध आप देखेंगे वाक्य में। तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधिक, संबंध बोधक, ये संबंध, और उसके बाद समुच्चय बोधक या फिर विस्मयादि बोधक। बताएंगे सभी कौन सा होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। देखिए, ताकि, ताकि जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा फल पाओगे, जो हुआ जैसा हुआ अच्छा हुआ। तो जो मतलब वाक्य को रिलेट करे, उनका बीच संबंध बचा बताता है, वो हमारा संबंध बोधक होता है। अब संबंध बोधक होता है तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा, क्योंकि जो संबंध के शब्द आते हैं वो हमारे सी में आते हैं, यानी कि समुच्चय बोधक में आते हैं। वो हमारे कौन से शब्द होते हैं? समुच्चय बोधक होते हैं। ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये रहा 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर। कौन सा शब्द अज शब्द का अर्थ नहीं है? ब्रह्मा, बकरा, शिव या फिर अनजान। अज शब्द की बात हो रही है, तो दोस्त अज शब्द की बात हो रही है, तो ब्रह्मा, बकरा और शिव तीनों ही अज के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन अनजान जो है अज का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आज मैं आपको बता रही हूँ अज का। देखिए, अज एक पुल्लिंग शब्द है, और अगर इसमें आप क्या जोड़ेंगे, अगर इसमें आप अजा जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा? इस क्या? और अज का जो मीनिंग होता है वो बकरा भी होता है, तो अजा, अजा क्या हो जाएगा? अजा मतलब बकरी, अजा बकरी, तो ये इसका स्त्रीलिंग जो बनेगा वो बकरी होगा। ठीक है, ऐसे ही एक शब्द है सूत, सूत का आपसे कई बार पूछता है कि स्त्रीलिंग क्या होगा, तो जब आप इसका सुता बना देंगे तो इसका स्त्रीलिंग शब्द होगा। अनुज का, अनुज छोटा भाई होता है, अनुज छोटा भाई, और अनुजा छोटी बहन, छोटी बहन। आत्मज्ञ, आत्मज्ञ यानी कि बेटा, और आत्मज्ञा, आत्मज्ञा की बेटी। तो ऐसे शब्द होते हैं कि जब आपको स्त्रीलिंग बनाने के लिए वो दे देता है, तो आपको ऐसे बनाना है। अजा का याद रखना, हमने उसमें आ लगा दिया तो उसका स्त्रीलिंग बन गया। और अजा, अज का बकरी होता है, तो अजा माने मतलब बकरी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको रिलेट करना है। आगे चले। वह हर पहुंच गया, सॉरी यहाँ पे घर है, घर नहीं घर है। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? आपको बताना ये पहुंच गया है, तो किस क्रिया का उदाहरण है? प्रेरणात्मक क्रिया, या फिर द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, या फिर पूर्वकालिक क्रिया? कौन सी क्रिया है? देखिए, हमने पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा ना कि हर चीज ना आपके पिछले जो प्रैक्टिस सेट है उससे जुड़ी हुई होगी। हमने जाना था जब आपकी दो क्रियाएं एक साथ संपन्न हो, जब आपकी दो क्रियाएं एक साथ संपन्न हो तो वो कौन सी क्रिया होती है? संयुक्त क्रिया। तो यहाँ पे देखिए, दोनों कार्य, पहुंचना और गया, दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं, लेकिन अर्थ जो दे रही है वो एक ही दे रही है, यानी कि पहुंच चुका है वो। ठीक है, दोनों अलग अलग क्रियाएं थी लेकिन उसने अर्थ एक दिया, वो होती है हमारी संयुक्त क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जैसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उसने खाना खाया, ने खाना खाया, खाना खा सॉरी वह खाना खाकर सो गया है, सो गया, वह खाना खाकर सो गया। देखिए, अब दो क्रिया इसमें हो गई है,
पहले तो उसने खाना खाया है, उसके बाद वह सो गया, ठीक है। तो ये जो खाकर है ना, ये हमारा पूर्वकालिक क्रिया होती है, और जो सो गया ये उत्तरकालिक क्रिया होगी। खाकर पूर्वकालिक क्रिया हुई, और जो सो गया है वो हमारी उत्तरकालिक क्रिया होती है। पूर्वकालिक क्रिया ये होती है। द्विकर्मक की बात करें, यानी कि जिसमें दो कर्म की प्रधानता हो, और दो कर्मक की प्रधानता कैसे, जैसे दुकानदार, दुकानदार ने पुस्तक, दुकानदार ने उसे पुस्तक बेची, दुकानदार ने उसे, तो अब इसमें दुकानदार तो हमारा करता ही है, लेकिन उसे पुस्तक बेची, तो ये दोनों हमारे कर्म होंगे, यानी कि दो कर्म की प्रधानता इसमें बताई जा रही है, तो ये हमारा द्विकर्मक होता है। प्रेरणात्मक आपको पहले प्रैक्टिस सेट में बताया था, जो किसी दूसरे से कार्य कराए, मतलब किसी दूसरे से शिक्षा ग्रहण करे, वो प्रेरणात्मक क्रिया होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं, आप सभी को बताना है कि भूतकाल के कितने भेद हैं। 3 है, 5 है, 6 है, या फिर 7 है। पहले प्रैक्टिस सेट में हमने भविष्य काल को जाना था। एक बार सभी अपने माइंड में रिकॉल करेंगे कि क्या क्या हमने भविष्य काल के बारे में पढ़ा था। सभी दोस्त रिवाइज कीजिए, और उसके बाद बताइए कि हमारा जो भूतकाल है वो कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से उसके टाइप होते हैं। सभी बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि जो भूतकाल है उसके कितने टाइप हैं, लिखेंगे सारे, सभी को कौन कौन से उसके टाइप हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें तो सामान्य, सामान्य भूतकाल, सामान्य, तो पहला भूतकाल का जो पहला प्रकार होता है वो सामान्य होता है। जैसे आ, मोहन आया, उसने फूल तोड़ा, सोहन उड़ गया, सोहन उड़ा, ये हमारे सामान्य वाक्य है, ठीक है। उसके बाद दूसरे की बात करें तो आसन, आसन भूतकाल, आसन भूतकाल कैसा होगा, आसन भूतकाल जिसमें क्रिया अभी अभी हुई हो, तुरंत, मतलब रिसेंट में हो चुके, जैसे मोहन आया, तो मोहन आ चुका है, कार्य हो चुका है, तो वो हमारा आसन क्रिया, आसन भूतकाल होता है। उसके बाद जो थर्ड होता है वो पूर्ण, पूर्ण भूतकाल होता है, जिसमें आपका कार्य पूर्ण हो चुका होता। मोहन आया था, कार्य पूर्ण हो चुका है, कुछ समय पहले कार्य पूर्ण हो चुका है, उसकी भावना उत्पन्न हो रही कि कार्य पूर्ण हो चुका है, तो वो पूर्ण भूतकाल होता है। और आता है अपूर्ण, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल कौन सा होगा, मान लीजिए मोहन, अपूर्ण मतलब जो वाक्य अधूरा रहे, उसमें अपूर्णता होने की भावना उत्पन्न ना हो रही है, कार्य पूरा ना हुआ, वो अधूरा रहे, वो हमारा अपूर्ण भूतकाल होगा। और फिफ्थ होता है द्वि, आपकी हमेशा शंका बनी रहे, आपकी शंका बनी रहे, उसको लेके आपको डाउट हो, जैसे उसने पत्र लिखा होगा, कल बारिश होगी, तो ये सभी हमारे संदिग्ध रहते हैं, मतलब जिसमें आपकी शंका बनी रहे। लास्ट जो बचता है वो हेतु हेतु, हेतु हेतु, हेतु हेतु मत, हेतु मत कल हमारा अंतिम बचता है, जिसमें कार्य पूर्ण तरीके से हो चुका है। जैसे कल्पना चावला, सॉरी कल्पना चावला नहीं, कल्पना अगर मेहनत कर लेती तो आज वह सफल हो जाती, तो ये हेतुमंद भूतकाल का उदाहरण था, ठीक है। हमारे 6 टाइप थे, हमारा उत्तर तो सी होगा बिल्कुल, है सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, या फिर हेतु हेतु मंद भूतकाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संचारी भावों की संख्या आपको बतानी है कि कितनी होती है। संचारी भाव सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, संचारी भाव क्या होते हैं। संचारी भाव जैसे हमारी, संचारी भाव हमारी निद्रा हुई, निद्रा हमारा संचारी भाव है। सोपन, सोपन भी हमारा संचारी भाग है। मोह, किससे, प्रेम वगैरह, मोह और प्रेम में फर्क है। बाद क्रोध, सभी ना संचारी भाव का पार्ट है। तो आपको बताना है कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या जो है वो 33 होती है। और ये बताई किसने थी, तो भरत मुनि जो थे उन्होंने बताई थी, संचारी भावों की जो संख्या है वो 33 होती है, ठीक है। आगे चलते हैं।
तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? आपको ऊष्म व्यंजन बताने हैं कि ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। व्यंजन बताएंगे सभी, ए बी सी या फिर डी, कौन से है ऊष्म व्यंजन। देखिए ऊष्म, ऊष्म की बात कर रही है यानी कि ऊष्मा से ही रिलेटेड होगा, ऊष्मा से रिलेटेड कीजिए। और कुछ शब्द ऐसे हैं हिंदी में जिसमें ऊष्मा निकलते, देखिए आप जब आप बोलेंगे ना तो आपको उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी। कैसे होगी? जैसे बोल के देखिए, शय, शय यानी कि ऊष्मा उत्पन्न हो रही है आपकी हथेली पे, आपकी जो भाप सी आती है ना, वो उसमें ऊष्मा ही बोलते हैं उसे। और जब आप से, शय और जय, शय, ए और है, ये जो शब्द है ना, जब आप इन्हें बोलते हैं तो हमेशा आपको ऊष्मा की भावना उत्पन्न होगी कि ऊष्मा भी आ रही है। तो शय, शय, ए है, ये हमेशा आपके कौन से व्यंजन है? आपके ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, आगे चलते हैं। और उसमें चरित्र किसकी रचना है बतानी है आपको, एक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान, विद्यापति, स्वयं शंभु, स्वयंभू या फिर जयशंकर प्रसाद। देखिए ये स्वयंभू की एक रचना बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, याद रखनी है। और अब्दुल रहमान की है एक शासित, शासित शासक इन प्रसिद्ध और पूछी जाती है ऐसे, उसमें हम बताते हैं। और जयशंकर प्रसाद जी की आपको कामा याद रखनी, पूछी जाती है बार बार। कामा यानी तितली, आंसू, ये सभी इनकी भी रचनाएं हैं। तो बाकी रचनाएं भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में ए और है क्या है? आपको बताना है हिंदी वर्णमाला में जो ए है और, तो वो क्या है? स्वर है, व्यंजन है, आयोग वाय या फिर संयुक्त अक्षर है। देखिए ये दोनों, ये ए है और ये ए, वर्ग का प्रयोग किया गया है, तो ये आयोग वहा है, आयोग वहा है। और ये इन्हें आयोग वहा कहा किसने है? तो किशोर प्रसाद जो थे, उन्होंने इन्हें क्या कहा है? आयोग वहा। किशोर प्रसाद ने इन्हें आयोग वहा कहा है, ठीक है। उसके बाद व्यंजन की जो संख्या है 33 है, व्यंजन की संख्या 33 हो, और स्वर हम सभी जानते हैं हमारे 11 होते हैं। जो आज संयुक्ताक्षर मुझे बताएगा कि संयुक्ताक्षर कितने होते हैं, वो आज की क्लास का हमारा विनर होगा। बताएंगे सभी दोस्त कि जो संयुक्ताक्षर होता है वो कितने, मतलब उसके कितने वो होते हैं, बताएंगे सभी। देखिए कोई भी नहीं है क्योंकि इसके कोई मीनिंग नहीं होता, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है हमारी हिंदी उसमें। संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन आपको याद रखना है। संयुक्त व्यंजन वो कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? एक तो हमारा हो गया, बाद शर्मिक, शर्मिक है, त्रय और शर्मिक हो गया। एक का देखो मुझे डाउट है, तो ये हमारे 4 संयुक्त होते हैं, बाकी एक मैं भूल रही हूँ, ये तीनों होते ही होते हैं। ऐसे ही 11 स्वर होते हैं, तो इसमें भी 4 जो होते हैं वो 4 संयुक्त संयुक्त स्वर हैं, 4 संयुक्त स्वर हैं, ठीक है। 4 संयुक्त स्वर कौन से होंगे? ए, ओ और औ। ये सभी चारों जो होंगे वो आपके संयुक्त स्वर होंगे और ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। हाँ एक श है, मेरा भी, ठीक है, बाकी ये सही होंगे। आगे चलते हैं। एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, हाँ देखिए थोड़ा बैक आएंगे। एक जो शब्द है, मैं आपको जो है, ये भी हमारा, ये जो फॉर्म में 4 बता रही थी, एक तो क्षेत्रीय, री, कर्मिक के बाद है, ये जो तीनों है वो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो अब आपको एक संयुक्त व्यंजन नहीं है बताना है। मैंने आपको अभी 4 संयुक्त व्यंजन बताए थे, इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है।
तो देखिए बिल्कुल बी ऑप्शन जो है वो एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, ठीक है? व्यंजन है लेकिन संयुक्त व्यंजन वो नहीं है। देखिए इसका छह क्षत्रिय जो है उसका संधि विच्छेद कीजिए, तो कै, आधा कै प्लस आधा कै और सभी करेंगे, और क्रिया का जो छेद है तय, आधा रै, के बाद ज्ञानी, ज्ञानी की बात करते हैं तो जय, जय प्लस अय्या संधि विच्छेद। और देखिए इन सभी के साथ ना ए जुड़ा हुआ है, लेकिन इसे लिखते नहीं क्योंकि आप सभी जानते हैं ये सभी स्वर हैं, सभी क्या है, स्वर हैं, तो इनके पीछे जरूर ए जुड़ा हुआ होगा, लेकिन इसे लिखते नहीं है संधि विच्छेद, बाकी आपका ये इतना ही रहता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हिम क्रिएटिन किसकी रचना है? हिम क्रिएटिन आपको बतानी है किसकी रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी, हरिहोद, बालकृष्ण, बालकृष्ण शर्मा, नवीन सोहन लाल द्विवेदी, किसकी रचना है? तो हिम क्रिएटिन उन्हीं की रचना है जिनकी रचना है, कौन सी रचना है हमारी? हिम तरंगिनी, हिम तरंगिनी जिसकी रचना है उन्हीं की रचना है आपकी हिम। तो हिम तरंगिनी जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी रचना है, और हिम क्रिएटिनी भी इन्हीं की रचना है, दोनों इन्हीं की रचनाएं हैं और बहुत ही प्रसिद्ध रचना। एक जीके का आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन तैयार होता है कि 1955 में साहित्य साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, अकादमी पुरस्कार की जो थी वो शुरुआत हुई थी। और दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि पहले पुरुष कौन थे जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी ही थे जिन्हें 1955 में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और शुरुआत कब हुई थी साहित्य अकादमी पुरस्कार की? तो 1955 में, ठीक है? सोहनलाल द्विवेदी की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है अंधेर नगरी, आप सभी को याद रखनी है। अंधेर नगरी इसकी बहुत ही रचना है। रचनाएं भी हमारे सिलेबस का पार्ट है और पूछे जाते हैं, आपको एग्जामिनर में एक से दो रचनाएं देखने को जरूर मिलेंगी, तो आप सभी रचनाओं का रिवीजन करते रहिएगा। बाकी हम इसमें उसमें एक सेट में एक नई रचना जानते हैं, ठीक है? हिंदी का पहली दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो ये इसका तो डिस्कशन क्वेश्चन समाचार सुधावैशन था, ठीक है? आगे चलते हैं। मुझसे यह काम नहीं हो सकता में वाच्य आपको बताना है कि कौन सा है। मुझसे यह कार्य नहीं हो सकता यानी कि असमर्थता दर्शाई जा रही है। समर्थता, इस वाक्य को पढ़कर हमें इस वाक्य को पढ़ के ऐसी फीलिंग आ रही है कि हम किसी काम को करने में असक्षम है, समर्थ नहीं है हम उस काम। तो कौन सा ये भाववाच्य, कौन सा वाच्य है? भाववाच्य, भाववाच्य, भावना आ रही है ना, ठीक है? अब आप सभी बताएंगे कि जो भाववाच्य है वो सकर्मक क्रिया है या फिर आपका अकर्मक क्रिया, बताएंगे सभी, क्योंकि पिछले सेट में हमने जाना था कि भाववाच्य क्रिया कैसी होती है। तो बिल्कुल दोस्त, जो भाव्य है वो हमारा अकर्मक क्रिया है, भाववाच्य जो है वो हमारा अकर्मक क्रिया है। और अगर कृतवाच्य की बात करें तो वो सकर्मक और अकर्मक दोनों है। क्या है? सकर्मक और अकर्मक दोनों है। और कर्मवाच्य हमारा हमेशा सकर्मक होता है, कर्मवाच्य सकर्मक, सकर्मक क्रिया है हमारी, ठीक है? कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। सूरदास की भाषा का रूप है, सूरदास की भाषा का रूप क्या है बताना है आपको। अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या फिर मैथिली, क्या है सूरदास की भाषा का रूप? तो ब्रज जो है उनकी भाषा का रूप है, क्योंकि उन्होंने अपनी जितनी भी पुस्तकें लिखी हैं वो सभी आपकी ब्रज भाषा में लिखी है, ठीक है? ब्रज भाषा में लिखी गई है। और तीन उनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं, पुस्तकें हैं जो आपको याद रखनी है। सूर सागर, हमने सेट में भी किया था, सभी दोस्त लिखेंगे कि कौन कौन सी रचनाएं। तो पहले सूर सागर, शरावली, शरावली इन, और अंतिम कौन सी बचती है? साहित्य, साहित्य तीसरी, अब आपके
आपके आपके जो प्रैक्टिस सेट है उसमें आपका आज का जो एक गद्यांश लिया गया है और जो आपके क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, मतलब एग्जाम में भी आपका पूछा जाता है। तो आज का ये पहला गद्यांश है, इसे पढ़ते हैं और इसके क्वेश्चन हमको सोल्व करने रहते हैं। तो पहले पढ़ते हैं क्या बोलता है हमारा गद्यांश। यूरोप और अमेरिका में जो आधुनिकता फैली है उसका असली कारण वैज्ञानिक दृष्टिकोण की यह दृष्टि उद्योग और टेक्नोलॉजी से नहीं उत्पन्न हुई है, बल्कि टेक्नोलॉजी और उद्योग ही इस दृष्टि के परिणाम है। यूरोप और अमेरिका का सबसे बड़ा लक्षण वैज्ञानिक दृष्टि है। निष्ठुर होकर सत्य को खोजने की व्याकुलता है और इस खोज के क्रम में श्रद्धा, विश्वास, परंपरा और धर्म किसी भी बाधा को बुद्धि स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आधुनिक मनुष्य के बारे में सामान्य कल्पना यह है कि अपने चिंतन में वह निर्गम होता है, निष्ठुर और निर्भक होता है। जो बात बुद्धि की पकड़ में नहीं आ सकती उसे वह यहाँ पे चित्रकला है, चित्रकाल में भी स्वीकार नहीं करेगा। और जो बातें बुद्धि से सही दिखाई देती हैं उनकी वह खाली खाली घोषणा करेगा, चाहे वे धर्म के विरुद्ध पड़ती हो, नैतिकता के खिलाफ जाती हो अथवा उनसे मानवता का चित्पोषित विश्वास खंड खंड हो जाता है। यानी कि जो हमारे समाज में कुछ परंपराएं हैं उनके बारे में हमने गद्यांश में जाना है कि क्या क्या कहा गया है। अब इसी को पढ़ के हमें जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो सोल्व करने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक दृष्टि कब धर्म, नैतिकता और अविश्वास का विरोध करती है। वैज्ञानिक दृष्टि कब धर्म, नैतिकता और अविश्वास का विरोध करती है, ठीक है। तो जब वे उसकी दृष्टि से अलग हो जाते हैं, जब वह उसकी दृष्टि से अलग हो जाएगा वैज्ञानिक की दृष्टि से, तभी तो वो उसका विरोध करेंगी, है ना। तो डी जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है कि यूरोप और अमेरिका में आधुनिकता के फैलाने का कारण है क्या है। उद्योग और टेक्नोलॉजी का जन्म है, औद्योगिक वस्तु का उपयोग, भौतिक दृष्टि का त्याग या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्रधानता या फिर प्रबलता। तो बिल्कुल ये जो होगा वो बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि यूरोप और अमेरिका में आधुनिकता को फैलाने का जो कारण है वो क्या है, दृष्टिकोण और प्राथमिकता और प्राबल्य, ये सभी उनके कारण रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। यह है हमारी क्लास का आज का अंतिम प्रश्न, से बताएंगे सभी टेक्नोलॉजी, उद्योग और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बीच संबंध बताना है आपको कि क्या है। कार्य और कारण और कार्य का, आधार और अधिरचना का या फिर जनक और जन्य का। देखिए टेक्नोलॉजी, उद्योग और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बीच हमें संबंध बताना है कि कैसा है। तो टेक्नोलॉजी क्या काम करती है, टेक्नोलॉजी हमारा कार्य करती है, कार्य और कारण जो है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। इनके बीच जो संबंध है वो कार्य और कारण का होगा, ना कि कारण और कार्य का नहीं होगा। आधार और अधिरचना का भी नहीं है, जनक और जन्य का भी ये नहीं है, ठीक है। ये था हमारा आज का अंतिम प्रश्न। आप सभी को क्लास कैसी लगी। आज हमने सिर्फ 25 क्वेश्चन ही लिए हैं और 25 क्वेश्चन में ही हमने पूरा सेटअप किया है, क्वेश्चन के अच्छे क्वेश्चन लिए हैं क्वेश्चन को छांटने में, क्योंकि टाइम लगता है, ठीक है। आज तक की क्लास यही थी। आपको प्रश्न कैसे लगे, प्रैक्टिस सेट को सोल्व करने में मजा आया, उम्मीद है आपने कुछ नया इससे सीखा होगा और जाना होगा। बाकी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और जो बच्चा पहली बार ये क्लास देख रहा है या कोई भी क्लास देख रहा है चैनल से जुड़ी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली क्लास आपको टाइम से मिलती रहे, ठीक है। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ाई अच्छे से कीजिए। बाकी आपको हिंदी में कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।